सज़ा जो है वो सस्पेंडेड है और हम उसकी क्वाशमेंट की दरख्वास्त दे चुके हुए हैं। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। और तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। और एक लॉ है जिसके तहत कि एक सज़ा के एक किस्म की सज़ा के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा बन सकता है। तो ये भी एक बड़ी ही ग्रोस किस्म की एबरेशन होगी जिसमें कि ये एक ही जुर्म के कॉन्टेक्स्ट में चौथा मुकदमा जो है वो बनाने जा रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जी उस मुकदमे को बना के उसमें सज़ा दिलवाई जाए पहले, और उसके बाद फिर अगर ये जो बाकी मुकदमात हैं जो कि क्रैश होने के करीब बल्कि हो चुके हुए हैं, फिर उनको ठीक है जी क्रैश होने दिया जाए। लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जबकि उनको नज़र आ रहा था कि उनकी भी साइफर के केस में रिहाई हो जाएगी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई 8-9 मुकदमे एक ही गो में 8-9 मुकदमे जो है ना, और May 9 की जो डिस्टर्बेंसेस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा दिया। सो अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। देखिए ये जो कुछ भी है, मैंने छोटी सी ज़रा तफसील आपसे बयान की है, ये मतलब इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता, इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने कि रियासत जो है चलें अब थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है और आगे बढ़ने का रास्ता जो है इसको कोई मिल रहा है। जो दिन गुजरते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि रियासत और रिग्रेस कर रही है। रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेशर है वो और बढ़ता जा रहा है। और आज का केस एक टिपिकल एग्जांपल है इस चीज़ की कि जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है, जो पावर विल्डर्स हैं, हत्तल बसा कोशिश ये है और ये उसको डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और वो उसी सूरत मुमकिन है जबकि उनके केसेस का फैसला जो है वो ना होने दें। सो आज का जो सीन है वो इस हालत में भी अपने ग्रूसम और सिकनिंग किस्म के कंट्रोल्स के साथ फिर इनेक्ट होगा, शायद कितनी दफ़ा इनेक्ट करना पड़े। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग देम बैक इनटू पावर। ये ख़त्म, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। सो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और ये हम जारी रखेंगे। अहमद फरहाद का केस भी आपके सामने है। इतने सारे दिन उसको हब्से बेजा में रख कर, पहले उसको मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर बाग में कहीं उसकी अपीयरेंस करवाई गई किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ से कहा गया कि मुजफ्फराबाद में उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से वो केस के सिलसिले में मुझे आखिरी इतलात मिली थी कि उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो एक नज़म हक़ाइक़ पर मबनी एक नज़म लिखने की पादाश में एक इंसान के साथ पिछले 1 महीने में, सवा महीने में क्या हुआ। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म व बर्बरियत का जिन्होंने बाज़ार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ जो
इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंत उसकी कुछ कहानी है। बाकी कुछ हमारे पीटीआई के नैरेटिव के बारे में कुछ मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं और हमें पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें कारफरमा हैं। एक तो 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल हु गॉट ए कॉपी वेरी अर्ली, और मैंने वो पढ़ी है, उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इट वॉज़ अ फेलियर ऑफ द लीडरशिप। और उसमें एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान, आगा मोहम्मद याया खान, कि उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और रियासत के दो टुकड़े हुए। ये उस वक़्त की कहानी है 1971 की, जब एक शख्स, एक मुतलकुल अनान हुक्मरान ने अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और 54% ऑफ द रियासत जो थी वो सीट कर गई, वो इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, विच इज़ कॉल्ड बांग्लादेश नाउ। सो पैरेलल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वक्त में और आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी लीडरशिप को